सोचेंगे आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रहे हैं कि अचानक से आप ही जैसे दिखने वाले दो नौजवान लड़के अपने हाथ में गन लेकर अंदर घुसते हैं और बिना किसी बात के सब लोगों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर आप अपनी जॉब से फ्री होकर एक रेलवे स्टेशन पे अपनी अगली आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि आपको मालूम पड़ता है कि पीछे से अब कुछ लोग आए हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी जान। आप देखते हैं कि अब आपकी पुलिस बेबस हो चुकी है, आर्मी आपको बचाने के लिए पहुंच नहीं पा रही। एक तरफ आपके सामने आपके लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं और आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ये कौन लोग हैं और क्यों हमें बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। अभी खबर मिली है कि मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर आतंकवादी हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, मुंबई पर दूसरे आतंकवादी हमले की खबर आ रही है। मुंबई के ताज होटल के अंदर आतंकवादी घुस चुके हैं। अभी हमारे रिपोर्टर ने खबर दी है, मुंबई के नैरिमन हाउस में आतंकवादी घुस चुके हैं। पुलिस के सूत्रों से खबर मिल रही है कि बंधकों में इजरायली नागरिक और उनकी पत्नी शामिल हैं। अभी मुंबई पर चौथे आतंकवादी हमले की खबर आ रही है। इस बार गोलियों की आवाज होटल ओबरॉय ट्राइडेंट से आ रही है। 26/11/2008 तारीख का एक ऐसा हादसा जिस रात गोलियां तो सिर्फ मुंबई शहर में बरसी, लेकिन उसके दर्द की आवाज आज भी पूरे इंडिया में गूंज रही है। 16 साल गुजर जाने के बाद भी इंडिया की काफी अवाम सिर्फ उस एक हादसे की वजह से पाकिस्तानी आम लोगों को एक टेररिस्ट समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप किसी भी पाकिस्तानी से आज पूछ कर देख लें, हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए उसके दिल में कोई बुरा ख्याल हो, लेकिन इंडियन अवाम से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने हजारों टेरर अटैक फेस करने के बाद भी कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि इंडिया या फिर कोई भी मुल्क एक टेररिस्ट कंट्री है। इंडिया का लफ्ज़ सुन के तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शाहरुख खान। तो उस मुल्क के बारे में क्या ख्याल आता है? मुल्क बड़ा अच्छा है, आवाम भी उसकी बड़ी अच्छी है, कोई भी लोग गलत नहीं होते। उस कंट्री के बारे में क्या ख्याल आता है? देखिए बस ख्याल तो अच्छे ही हैं और हम हमेशा एंजॉय करते हैं क्रिकेट की सेंस में, फिल्मों की सेंस में। देखें हम उनके स्टार्स को फॉलो करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ 26/11 को और क्यों इंडियन पब्लिक को अपनी सोच बदलने की अब जरूरत है? इसी वीडियो में आपको ये सारे जवाब जरूर मिल जाएंगे। दोनों एकदम खुश थे, जैसे कोई मरता था तो एकदम वो लोग हंसते थे और एंजॉय करते थे, फायर करके एंजॉय करते थे वो लोग। हेलो दोस्तों, ये साल था 2008 जब 26 नवंबर को 10 नौजवान लड़के मुंबई के समुद्री रास्ते से इंडियन बोट जिसका नाम कुबैर था उसे कब्जे में लेकर मुंबई की हुदूद में दाखिल हो जाते हैं और फिर एक स्पीड बोट के जरिए बदवार्ग पार्क में जाकर रुकते हैं, जहां पर एक मछुआरों की कॉलोनी थी। वहां उतरने के बाद ये 10 लड़के दो के ग्रुप में 5 अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और 5 अलग अलग लोकेशंस की तरफ निकल जाते हैं, जिसमें ताज होटल, मुंबई रेलवे स्टेशन, लेपर्ड कैफे, नैरिमन हाउस और ओबरॉय होटल शामिल। इन 10 के 10 लड़कों का मकसद सिर्फ लोगों को किसी न किसी तरह मारना था, चाहे फिर वो किसी भी मजहब से हों, चाहे वो औरतें हों या बच्चे हों। अपने हाथों में हथियार लेकर ये इस तरह अंदर घुसते कि जैसे वो लोगों को इंसान ही नहीं समझ रहे थे। ना तो उस वक्त इन सब का ये करने का कोई मकसद समझ आ रहा था और ना ही मरते हुए लोगों को मरने की वजह। दूसरी तरफ एक ही वक्त में 5 अलग अलग पॉइंट्स पर अटैक का सुनकर मुंबई पुलिस को ये समझने में कई घंटे लग जाते हैं कि इस अनजान दुश्मन से किस तरह लड़ा जाए, क्योंकि उस वक्त तक तो पुलिस को ये तक मालूम न था कि ये कितने लोग हैं, ये कहाँ मौजूद हैं और ये आगे क्या करने वाले। इन सब अटैक्स के चलते एक वक्त ऐसा भी आ गया जब ये लगने लगा कि ये पूरा मुंबई शहर अब इन 10 लड़कों के कब्जे में आ चुका है। पीछे मुड़ के देखा तो 2 आदमी जो है AK-47 लेके लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। बहरहाल 60 घंटों तक ये 26/11 का ऑपरेशन जारी रहा और आखिरकार 9 अटैकर्स को मारकर एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम बताया गया मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। उस दिन इंडिया की तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया, जहां 166 मासूम लोग मारे गए,
लेकिन उसी दिन इंडियन मीडिया चैनल्स को एक ऐसी सोने की मुर्गी मिल गई जिसे रोज वो ये बोल बोल कर बेचते कि कैसे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है इस 26/11 अटैक के पीछे। कभी वो किसी भी एक अटैकर का कोई भी एक मुस्लिम नाम रखकर उसे पाकिस्तान के किसी गांव या फिर किसी शहर का बता देते, तो कभी वो पाकिस्तान की कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस्लामिक बेस्ड है उसे मुकम्मल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते। एक ऐसा माहौल बनाया गया इन मीडिया चैनल्स की तरफ से जिसने पूरी इंडियन पब्लिक के अंदर एक ड्रग की तरह काम किया और पूरे पाकिस्तान के लिए ये मेंटलिटी बना दी कि हर पाकिस्तानी इंडिया का दुश्मन है और ये सब के सब टेररिस्ट हैं। अब क्या ये तरीका ठीक था इन न्यूज़ चैनल्स का? क्या पाकिस्तान भी ऐसा नहीं कर सकता था जब उसी साल 2 महीने पहले 20 सितंबर को पाकिस्तान इस्लामाबाद मैरियट होटल के अंदर एक धमाका होता है और एक ही सेकंड में 60 लोग मार दिए जाते हैं? या फिर पाकिस्तान की तारीख का सबसे घिनौना हादसा जब 2014 में पेशावर के स्कूल के अंदर 132 मासूम बच्चे मार दिए गए? क्या ये हादसे हम भूल सकते हैं? सुबह घर से गाड़ी उसने निकाली है, मैंने उसको डांटा है, उसे तेरी वजह से हम सारे लेट हो जाते हैं। मुझे चूम के कहता है मामा आपने मेरे लिए बनाया, आप समझे मैंने कर लिया। मैंने अपनी आंखों से सारे अपने अपने बच्चे रवाना किए, खुद उनको हॉल में भेजा कि जाओ तुम लोगों की मौत तुम लोगों का इंतजार करे। पिछले सिर्फ 20 सालों में पाकिस्तान के अंदर 10,000 से ज़्यादा टेरर अटैक हो चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा भी आपको पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ये कहता हुआ नज़र नहीं आएगा कि इंडिया एक टेररिस्ट कंट्री है, या फिर बिना किसी एविडेंस के किसी भी टेररिस्ट का नाम किसी हिंदू मज़हब से जोड़कर हिंदू कम्युनिटी को टेररिस्ट करार दिया हो। वहीं इंडिया में कि अगर गाड़ी का भी टायर बस्ट हो जाए तो फौरन न्यूज़ चैनल ध्यान से देखिए इसके पीछे छुपा है पाकिस्तान, राज खोलना शुरू हो जाते हैं। ये सब हरकतें करने के बाद आपको न्यूज़ चैनल की रेटिंग तो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आप नासमझ और आम लोगों के अंदर नफरत के इंजेक्शन भरते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान। 26/11 का वाकया एक दिलदहलाने वाला वाकया है जिसका दुख हम शायद पूरी जिंदगी ना भूल पाएं, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तानी आम आवाम को टेररिस्ट कहने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने इन 10 टेररिस्ट को पाकिस्तानी बताया, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मास्टर प्लान पाकिस्तान में बैठे 10 लड़के एग्जीक्यूट कर सकते थे, या फिर इसके अंदर कोई इंडिया के अपने लोग भी मुलविस थे? जैसे कि शायद आपको मालूम हो कि 1993 के बाद मुंबई पोर्ट एरिया के ऊपर हेलीकॉप्टर्स के जरिए मॉनिटरिंग की जाती थी, लेकिन इस एक्सरसाइज को अचानक से बिना किसी वजह के 2006 में बंद कर दिया गया और इसी रास्ते से वो टेररिस्ट मुंबई में दाखिल होते हैं। और अब इंडिया ये भी मानता है कि अटैक से कुछ ही वक्त पहले यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से रॉ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुंबई पोर्ट के करीब कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब इंडियन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो इस अटैक के पीछे एक यूएस सिटीजन डेविड हेडली का भी नाम आया, जिसने पूरा मुंबई घूमकर अटैकर्स को रूट्स की इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर पहुंचाई। तो अगर अब सिटीजनशिप देखकर ही नाम लेना है तो इंडिया को कहना चाहिए था कि यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर 26/11 करवाया। जब 9 अटैकर्स को मारकर उनकी शनाख्त पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से बताई गई, तो क्या किसी एक भी अटैकर की फैमिली या फिर उसका कोई जानने वाला कभी पाकिस्तान से सामने आया? मैं इस वक्त उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में फरीदकोट गांव में मौजूद हूं और ये मकान जो है ये अजमल कसाब का मकान है। हम जो है वो यहाँ पर आए हैं अजमल कसाब की फांसी के बाद। तो हमने इलाके के लोगों से जो बात की है, यहाँ पर कोई भी अजमल कसाब को ओन करने के लिए तैयार नहीं है और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि एक ड्रामा बनाया गया है। अजमल कसाब जो है उसका फरीदकोट से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उसका कोई भी ख़ानदान का जो शख्स है वो कभी भी इस इलाके में रहा है। लेकिन बहुत यहाँ पर टीमें आई हैं, सर्वे हुआ है, बहुत मसला बना है, लेकिन यही हम कहते आए हैं, यही कहते जो सच है हम कहते हैं कि वो इस गांव का नहीं है ना, वो यहाँ का तलक है। मैं इतने जब मैं जाया इतने मेरा जम पा है, इन्नी मेरी उम्र हो गई 60 साल से करीब हो चुके हैं, मैं नहीं देखा उसको। मेरे ना गुनहगार मेरे को कुरान शरीफ भी सर तो ऊपर रख दे, फिर भी कमांगा नहीं देखा। उसकी तस्वीरें देखें, लेकिन बेसिकली तो हम उसको नहीं जानते क्योंकि हिजरात है पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी नहीं है तो उधर कैसे रहेगा। अब एक बचा हुआ अटैकर अजमल कसाब, जिसका सो कॉल्ड ट्रायल इंडिया ने अपनी कोर्ट्स में चलाया, जो मुसलसल इंडियन अथॉरिटीज़ के कब्जे में रहा। अब क्या ये डाउट नहीं किया जा सकता कि इंडिया जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वैसा बयान बड़ी आसानी से कसाब से ले सकती थी?
लाहौर में किधर काम करता था? पति चौक वाली साइड पे। तुम रहता था किधर लाहौर में? हाँ मतलब फरीदाबाद। ऐसे ही दावत देते हैं, पता नहीं क्या, जैसे मेरे बाप को पता नहीं उन्होंने क्या कहा, उसने उसको कहा। दावत कैसे देते थे? मतलब किसी के पास जाओ, उसको कहो कि जहाद है, फला है, फला है। क्या क्या फला नहीं? मतलब यही कि ये बहुत अजीमत वाले काम है, ये अजर बहुत होता है। और तुम उसमें शामिल हो गए? कब शामिल हो गए उनके साथ? आपको बताया तो है, इससे थोड़ी देर पहले शामिल हुआ था ना। कितना? हफ्ता डेढ़ पहले। तो आपको बताया था, जो जिसमें ट्रेनिंग किया ना उसने भेजा था, उससे हफ्ता डेढ़ पहले। अच्छा, ये ट्रेनिंग कितने दिन का लिया तुमने? ट्रेनिंग 3 माह। 3 माह का। ये ट्रेनिंग में कब ट्रेनिंग शुरुआत कौन से महीने में हुआ था? बर्फ पड़ रहा था। बर्फ पड़ रहा था, यानी कि 1 साल पहले। जनवरी का, जनवरी या दिसंबर था शायद। और ये मुहर्रम हुआ था? ईद हुआ था बड़ा जी? ईद हुआ था? ईद, हाँ ना, ईद हुआ था। चले, तो कसाब की कहानी थी, लेकिन कसाब के पूरे ट्रायल के दौरान पाकिस्तान की तरफ से एक भी बयान मौजूद नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि ये हमारा शहरी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें शामिल किया जाए या फिर कसाब को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। बल्कि जब इंडियन कोर्ट्स ने कसाब को फांसी पर चढ़ा दिया और उसका हैंगिंग लेटर पाकिस्तान को भिजवाया गया तो पाकिस्तान ने लेने से भी रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि एक शख्स अगर टेररिस्ट बनता है तो हमें उसे एक टेररिस्ट की नज़र से देखना चाहिए, जो कि उसकी अपनी ज़ाती सोच जाहिर करता है, ना कि उसकी ज़ात, उसका मज़हब या फिर जिस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखता है हम उसे ही टेररिस्ट समझ बैठे हैं। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया की तारीख में सबसे याद रखने वाले टेररिस्ट अटैक उसामा बिन लादेन ने किए हैं, जो कि सऊदी से बिलोंग करता है। तो क्या कभी यूनाइटेड स्टेट ने ये डिक्लेयर किया कि सऊदी एक टेररिस्ट कंट्री है? और उस ईमेल का क्या जवाब है इंडियन गवर्नमेंट के पास, जो 26/11 अटैक के दौरान तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल्स को आई थी, जिसमें टेररिस्ट अटैक के दौरान ये बता रहे थे कि हम मुजाहिदीन हैदराबाद डेक्कन से बिलोंग करते हैं, जो कि एक इंडियन टेररिस्ट ग्रुप है। आखिर कौन है ये कर्नाटका इंडिया का यासीन भटकाल, जिसने 2005 में दिल्ली में सरोजनी मार्केट के अंदर बॉम्बिंग करवाई, या फिर मुंबई की चलती हुई ट्रेन को एक ही झटके में टुकड़ों में बांट दिया? अब कर्नाटका पाकिस्तान में तो नहीं आता, इसे कैसे आप पाकिस्तान से जोड़ेंगे? Everybody knew that the government is now behind it. They just knew that it was a terrorist attack, and more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here, and they've not been from Pakistan. They've been from within as well. But this time, because Taj, the Oberoi, was under attack, so everybody just stood up. I mean, we've had bomb blasts earlier. We've had in trains, we've had blasts in. इसके अलावा भी हरकतुल जहाद अल इस्लामी बांग्लादेश वाले कौन हैं, जिसने हर इंडिया के शहर यहाँ तक के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बम्बिंग करवाने में भी सामने आए हैं। अभी तक भी मैं किसी भी कश्मीरी जहादी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, जिनके अटैक्स तो गिनती से भी ज्यादा हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसके मुल्क में कितने अटैक्स हुए हैं, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के ब्लेम की शुरुआत हमेशा से अटैकर के पीछे पाकिस्तान की ऑफिशियल कैपेसिटी शो करना है। जैसे कि 26/11 के अटैक के बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस का हाथ था, लेकिन ये भी तो बताया जाए ना कि इन मासूम लोगों को मरवाने से पाकिस्तान की ऑफिशियल कैपेसिटी को फ़ायदा क्या होगा। ये सब एलिगेशन एक मुल्क की सॉवरन अथॉरिटी पे लगाने के बाद भी अगर पाकिस्तान को इंडिया से कोऑपरेट नहीं करना होता तो क्यों इंडिया के कहने पे पाकिस्तान साजिद मीर को 15 साल या फिर इंडिया में मशहूर व मारूफ हाफिज सईद को 33 साल जेल काटने के लिए जेल में बंद कर दिया गया होता। और आखिर मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंडियन पब्लिक को अब ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह एक आम इंसानी हैं, जो इंडिया से हज़ारों गुना ज़्यादा अटैक फेस कर चुके हैं और हमारी लड़ाई इनसे आज तक जारी है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, बल्कि हम ये जानते हैं कि टेररिज्म को ख़त्म करने से मसला हल होता है, ना कि किसी और मुल्क या फिर उसके लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफ़िज़।